हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई गेट भिलाई। बच्चों से आपको मालूम है कि आई गेट कंप्यूटर साइंस के लिए काफ़ी फेमस है और यहाँ के रिजल्ट की वजह से भी है। यहाँ के हर साल बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो आपको मालूम है गेट 2024 का रिजल्ट आ चुका है, हर एक ब्रांच का आ चुका है। उसमें से कंप्यूटर साइंस हमारे पास पे चलता है और वो सिर्फ कंप्यूटर साइंस और अभी डेटा साइंस भी आ चुका है। तो दो ही सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, इन्हीं दो के बच्चे हमारे पास में रहते हैं। तो इस बार भी हमारे पास रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है, लास्ट ईयर से ज़्यादा शानदार रहा है। हर साल अच्छा परफॉर्म हो रहा है। लास्ट ईयर भी 120 स्टूडेंट एमटेक करने के लिए गए थे आई गेट से। इस साल भी उससे ज़्यादा ही स्टूडेंट जाएंगे एमटेक करने के लिए। तो उनमें से अभी हमारे पास एक स्टूडेंट है जो आई गेट में ऑलरेडी यहाँ पे स्टडी किए और ये ग्रेजुएटेड है फ्रॉम GC रायपुर, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज रायपुर। इनका जो रैंक है, इनका जो IIR है वो 6 है। 6 रैंक इन्होंने ग्रेजुएशन करने के बाद 1 साल का ड्रॉप लिया, पढ़ाई किया, मेहनत किया और उस मेहनत इनके रंग लेके आई और इसके थ्रू इन्होंने 6 रैंक ऑल ओवर इंडिया प्रोड्यूस कर लिया गेट कंप्यूटर साइंस के अंदर में। इनका नाम है योगेश साहू, रायपुर के रहने वाले हैं। ये कॉलेज के टाइम में ही आई गेट को ज्वाइन कर लिए थे, तब भी इनकी रैंक जब इन्होंने फाइनल ईयर में दिया था रैंक और 1594 इनकी थी, 1594 इनकी रैंक थी उस समय फाइनल ईयर के अंदर में। और उस समय भी ये अप्लाई करते तो इनका एडमिशन एक अच्छी जगह पे हो ही जाता, टॉप NIT इनको आराम से मिल जाता, IITs भी मिल जाते, IITs जैसे IIT धनबाद वगैरह आराम से मिल जाता। लेकिन इन्होंने नहीं लिया एडमिशन और 1 साल और ड्रॉप के मूड में आए और ड्रॉप लिया इन्होंने कि 1 साल अपने आप को और देता हूँ और कोशिश करता हूँ इसमें अच्छा हो जाए, जैसे कि आगे हमें लाइफ में पछतावा ना हो कि यार 1 साल और देते तो शायद कुछ और हो जाता, कुछ अच्छा हो जाता। ये सोचते हुए इन्होंने ड्रॉप लिया और फिर हमारे साथ फिर से कनेक्ट हो गए। जब इन्होंने ड्रॉप लिया तो भी कनेक्टेड थे हमारे साथ में। उस समय चूँकि कोर्स तो ख़त्म हो गया था, लेकिन रिकॉर्डेड वीडियो उन्होंने रिन्यू करवा लिया था और साथ में हमारे साथ लगे रहे और पढ़ते रहे, रिवाइज़ करते रहे, टेस्ट लेते रहे और ये रैंक प्रोड्यूस कर लिया योगेश ने। तो योगेश, सबसे पहले आपको, आपकी फैमिली को बहुत बहुत बधाई। ये अचीवमेंट बहुत बड़ा अचीवमेंट है छत्तीसगढ़ के लिए भी, और क्यों आप इंडिया लेवल पे से इतने बड़े एग्ज़ाम को लिख रहे हैं। और यहाँ के जैसे हमारा स्टेट तो काफ़ी छोटा स्टेट है, लेकिन हमारा धमाका हर साल काफ़ी बड़ा रहता है। तो उस धमाके में एक धमाका आपने भी किया कि एक 6 रैंक प्रोड्यूस करके मतलब सबका सिर चौड़ा कर दिया, सबको प्राउडनेस फील करवा दिया आपने। थैंक यू सो मच सर। बस आप सभी की मेहनत थी, पेरेंट्स का डेडिकेशन था, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। सर हमेशा बने रहते थे साथ जब भी किसी भी तरह की गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती थी। और ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं किया मैंने, बेसिक्स फॉलो किए, आई गेट के कंटेंट को पूरी डेडिकेशन से फॉलो किया। बस अब तो योगेश, मैं ये जानना चाहूँगा, थोड़ा सा आपके पीछे चलते हैं, आपके लाइफ को लेकर कि सब लोग आपको सुनना चाहते हैं, सब लोग सीखना चाहते हैं कि भाई ये रैंक कैसे हम ला सकते हैं। और GC के बच्चे तो अब और मोटिवेट हो जाएंगे क्योंकि उनका सीनियर इतना अच्छा परफॉर्म कर दिया है। और मैं जैसे देख रहा था, अभी लिंक्डइन में देख रहा था, आपके लोगों के यहाँ पर कोड वगैरह का भी एक अच्छा खासा ग्रुप है, ठीक है। वो लोग भी आपके फ़ोटोज़ वगैरह सब शेयर कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं। तो कोडिंग स्टाइल भी मुझे लगता है कि आपकी थोड़ी सी अच्छी होगी, जैसा मैं माहौल देख रहा हूँ सोशल मीडिया के अंदर में, उस पर भी हम डिस्कस करना चाहेंगे। लेकिन उस सब बातों पे आने से पहले तो योगेश, थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे और जानना चाहेंगे कि आपके फैमिली में कौन कौन है और पापा क्या करते हैं। जी हाँ, मैं बेसिकली रायपुर से ही बिलोंग करता हूँ। शुरू से ही मैं रायपुर में ही रहा हूँ। मेरी फैमिली में मम्मी है, पापा हैं, मेरा एक भाई है और दादी जी हैं। हम लोग स्टार्टिंग से रायपुर में ही हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो मिडिल क्लास फैमिली में बेसिकली ये फोकस ज़्यादा रहता है कि बच्चों को एजुकेट करना है, जितना ज़्यादा हो सके उनको आगे बढ़ाना है। तो पेरेंट्स ने हमेशा से ही इस चीज़ पे फोकस किया है कि भले कुछ और सेकेंडरी चीज़ें हो ना हो, बट इसका एजुकेशन पूरा करना है, इनको आगे बढ़ाना है, दोनों बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है। तो शुरुआत से ही वो सपोर्ट घर से रहा ही है। साथ ही साथ आपके जो पिताजी हैं वो जॉब में है कि बिजनेस में है? जी, वो जॉब में है, प्राइवेट जॉब में एम्प्लॉयड हैं, वो भी रायपुर में ही रहते हैं। ओके जी। तो फिर आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है? आपने 9, 10, 11, 12 कहाँ से किया है? जी मैं एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैंने हिंदी मीडियम स्कूल से स्टार्ट की थी। फर्स्ट से 3rd स्टैंडर्ड हिंदी मीडियम से कंप्लीट किया। देन 4th स्टैंडर्ड में मैंने इंग्लिश मीडियम, श्री गुजराती इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, वहाँ स्विच किया था।
तो वो फेज़ भी मतलब ऐसा था कि उस टाइम स्विच करना थोड़ा मुश्किल होता था, हिंदी से इंग्लिश वाले में स्विच करना, तो वो भी एक फेज़ था। देन 4th से मैंने कंटिन्यू गुजराती स्कूल से ही पढ़ाई की। 9 10th में आई गॉट 10 CGPA। तो मतलब ऐसा था कि स्टार्टिंग से ही चैलेंजेस एक्सेप्ट करने की आदत थी। देन 12th भी गुजराती स्कूल से कंप्लीट किया। 12 में कितना परसेंट था आपका? 12 में मेरे 83% थे मार्क्स, और बोर्ड उस के टाइम, अंदर है। हाँ जी, उस टाइम मैं उस मार्क्स से खुश था। तो फिर उसके बाद आप इंजीनियरिंग की तरफ कैसे मूड बनाया कि हमको इंजीनियरिंग में आना है? और इंजीनियरिंग की बात तो पहले बाद में करते हैं, क्योंकि 11-12 में मैक्सिमम लोगों का माहौल रहता है, हर घर में रहता है कि हमारा बच्चा IIT में जाओ, और हर कोई IIT के लिए JEE की प्रिपरेशन करता है। उस समय कैसा था आपके साथ में? जी, बेसिकली एक चीज़ होती है कि अगर आप ऐसे मतलब छोटे शहर में रह रहे हैं तो कई बार होता है कि आपको वो टाइम पे एक्सपोजर नहीं मिल पाता है, टाइम पे इस चीज़ों से आप रूबरू नहीं हो पाते हैं। तो मैं बोलूँगा कि मेरे साथ भी ये केस था। मुझे JEE के बारे में 11th क्लास के स्टार्टिंग में ही पता चला, उसके पहले मुझे कोई आइडिया नहीं था कि JEE क्या होता है। तो 11th क्लास के स्टार्टिंग में स्टार्ट किया थोड़ा बहुत स्टडी के साथ। मैथ्स पे तो पहले ही इंटरेस्ट था मेरा, स्ट्रॉन्ग भी था मैथ्स में, तो बोला कि यार चलो ये करते हैं। कंप्यूटर साइंस जब C++ पढ़ना स्टार्ट किया 11th-12th में, तो उसमें भी इंटरेस्ट आने लगा। तो उसे तभी डिसाइड कर लिया था कि टेक्निकल फील्ड में ही जाना है। तो एक चीज़ थी कि मतलब उस टाइम उतना एक्सपोजर नहीं था हमको, तो हमारा ऐसा था कि JEE तो है, निकाल लेंगे, वो टाइप का था। तो 11th-12th में जिस लेवल की प्रिपरेशन चाहिए होती है JEE के लिए, वो प्रिपरेशन मैं मानता हूँ कि मैंने नहीं की थी। और देन 12th जब कंप्लीट हुआ तो उसके बाद भी कॉन्फिडेंस उतना नहीं था कि मैं ड्रॉप ले पाता। मुझे मन था कि ड्रॉप ले लूँ, बट उतना कॉन्फिडेंस नहीं था, तो मैंने उस टाइम ड्रॉप नहीं लिया और गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज रायपुर में ही एडमिशन ले लिया था। तो एडमिशन आपका मतलब परसेंटेज बेसिस पे 12 के बेसिस पे हुआ था कि आपने PT का एग्ज़ाम लिखा था? नो सर, PT के एग्ज़ाम से मेरा एडमिशन हुआ था। CGPT में एग्ज़ाम दिया था मैंने, तो उसके थ्रू मैंने GC में। GC, तो GC चूज़ करने के पीछे क्या रीज़न था? एक चीज़ तो ये थी कि सुना हुआ था नाम कि GC रायपुर अच्छा कॉलेज है, मतलब बाहर से आप जो सुनते हैं वो अब उसके बेसिस पे आप एडमिशन लेते हैं। तो 2 कॉलेजेस के बारे में अच्छा सुना था कि BIT दुर्ग एक अच्छा है और GC रायपुर ये अच्छा था। तो मेन रीज़न वही था GC रायपुर की, रायपुर के रायपुर हाई एक कॉलेज हो जाएगा, तो इसलिए GC रायपुर चूज़ कर लिया था। ओके, तो फिर आपका जब आपने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, तो फिर आपने फर्स्ट ईयर में क्या किया और सेकेंड ईयर में क्या किया? उसके बाद थर्ड में आता है कि थर्ड से क्या किया आपने? फर्स्ट ईयर में तो बेसिकली वही 12th के सब्जेक्ट रहते थे, तो उतना लोड नहीं रहता था, तो लैंग्वेजेस स्टार्ट कर दिए थे मैंने तभी से। उस टाइम गेट का इतना वो नहीं था, फर्स्ट ईयर में पता था मुझे कि गेट का एग्ज़ाम होता है, बट उस टाइम उसमें इंटरेस्ट नहीं था। तो फर्स्ट ईयर में मैंने C कोडिंग स्टार्ट की थी, पाइथन स्टार्ट कर दिया था। बेसिक लैंग्वेजेस फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट कर दिए थे, फर्स्ट सेमेस्टर से ही स्टार्ट कर दिए थे। देन फिर लॉकडाउन आया, सेकेंड सेमेस्टर आया, तो जब लॉकडाउन आया तब मतलब ये हुआ कि थोड़ी जो कोडिंग वगैरह थी वो छूटने लगी थी। तो उस टाइम से मेरे को गेट में थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा था। थर्ड सेम आया जब लॉकडाउन में, तो उस टाइम डिजिटल था, OS था, और सब्जेक्ट्स थे। गेट का एक और सब्जेक्ट था, DS था। तो उन सब्जेक्ट्स को पढ़ने के बाद मेरे को इंटरेस्ट आने लगा था कि यार ये सब्जेक्ट्स मेरे स्ट्रॉन्ग चीज़ है, मतलब इसमें मैं अच्छा कर सकता हूँ। तो तब से मैंने गेट के ऊपर थोड़ा रिसर्च करना स्टार्ट किया था। तो फिर आपको iGATE के बारे में कैसे मालूम पड़ा और iGATE को क्यों चूज़ किया आपने? थर्ड सेमेस्टर में जब मैंने गेट की रिसर्च की, तो तब धीरे धीरे इधर उधर यूट्यूब वगैरह से सेल्फ स्टडी करता था। मतलब कहीं से किसी कोचिंग के फ्री यूट्यूब से देख लिया, कोई लेक्चर कहीं से देख लिया, तो ऐसा करके 4th सेमेस्टर प्रिपेयर किया। फिर 6th सेमेस्टर में मैंने गेट दिया जब गेट 2022, तो तब गेट का एग्ज़ाम देने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि भले ही आप कर लेंगे प्रिपरेशन की, यूट्यूब से देख लें, इधर से देख लें, वहाँ से देख लें, पर आपके पास टाइम लिमिटेड है, और जब तक आप एक अच्छी कोचिंग ज्वाइन नहीं करेंगे तो आप प्रॉपरली अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रेटजाइज नहीं कर सकते हैं, उसका फुल यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते हैं। तो देन 6th सेमेस्टर के गेट के बाद मेरा एक फ्रेंड था
उसने रिकमेंड किया आई गेट के बारे में। मैंने भी सुना हुआ था आई गेट, बट उसने मतलब अच्छे खासा बताया आई गेट के बारे में, कैसे पढ़ाई होती है, सिद्धार्थ सर के बारे में बताया। तो मैंने तुरंत ही एक डेमो लेक्चर बुक कर लिया और डेमो लेक्चर अटेंड करने के बाद कोई डाउट नहीं रहा था मन में, मतलब लिटरली तुरंत ही ज्वाइन कर लिया था मैंने आई गेट। तो आपके जो दोस्त है चंदन है और जी, अभी वो NIT भोपाल में स्टडी कर रहे हैं। ओके, उसी से मुझे पता चला था। ओके। तो इनके ऑलरेडी फ्रेंड हमारे पास पहले से पढ़ते थे और फिर वो लोग M.Tech करने लिए चले गए। तो जैसे आपका फाइनल ईयर में जो रैंक आया, आपका फाइनल में कितना रैंक आया था, पहले ये बता दीजिए आप। फाइनल ईयर में मेरे 52.67 मार्क्स आए थे और ऑल इंडिया रैंक 1594 आई थी। 1594 आई थी। तो इस बेसिस पे आपको एडमिशन तो मिल ही रहा था, तो आपका क्या प्लान बना? रिजल्ट आने के बाद आपके मन में क्या भावना आई और क्या आपने सोचा क्या करना है, क्या कैसे करना है, कैसे डिसीजन लिया आपने? थोड़ा मैं पीछे जाता हूँ, गेट 2023 से पहले जो उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम होता है गेट के पहले, कि उसके पहले वाले 2 मंथ, तो उस मंथ में मेरा प्रिपरेशन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था। एज इन मैं प्रॉपरली टाइम नहीं दे पा रहा था, कॉलेज के एग्ज़ाम्स जस्ट उसी मंथ में आ गए थे, तो इस कारण प्रिपरेशन मेरी उतने अच्छे से नहीं हो पाई थी। प्रैक्टिस जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है गेट के क्वेश्चंस के लिए, वो प्रैक्टिस मैं नहीं कर पाया था। बट उसके बाद जब मैंने गेट का एग्ज़ाम दिया, तो गेट एग्ज़ाम देने के बाद मुझे ये लगा कि मैं जहाँ मार्क्स लूज़ कर रहा हूँ वो बेसिकली मैं अपने सिली मिस्टेक के कारण लूज़ कर रहा हूँ। बहुत सारे इजी क्वेश्चन में मैं मार्क्स लूज़ कर रहा हूँ। तो वो पेपर देने के बाद मेरे को पता चल गया था कि अगर ये ऐसे मिस्टेक्स मैं कर रहा हूँ तो इनको डेफिनेटली इम्प्रूव कर सकता हूँ। स्टार्टिंग में लगता था कि मतलब सिली मिस्टेक्स है यार, 1 साल बाद भी सिली मिस्टेक्स हो सकते हैं, क्या पता कि वही सिली मिस्टेक्स फिर से रिपीट हो जाए। बट जब आगे देखा, अपने पेपर को अच्छे से एनालाइज किया, सॉल्व किया, तो ये समझ आया कि बेसिकली मैं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लैक कर रहा हूँ। मतलब है मुझे नॉलेज, बट उतनी डिटेल लेवल के कॉन्सेप्ट बने नहीं हैं, जिसके कारण गेट के पेपर में डाउट्स उठते हैं और उनके कारण सिली मिस्टेक्स होती है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सोचा, 1 महीने तो सोचा एडमिशन्स के लिए, CCMT में अप्लाई किया था, बट देन मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं यार 1 साल देते हैं, क्योंकि यही टाइम है कि दे सकते हैं। अगर यहाँ नहीं दिया तो आगे जाके रिग्रेट होगा कि दे सकता था, तो मैंने फिर ले लिया। तो आपने फिर ड्रॉप जब लिया, फिर से आप आई गेट के साथ दोबारा जुड़ गए। जी। तो इस जर्नी को हम जानने की कोशिश करेंगे, जब आपने ड्रॉप कर बिल्कुल मन कब बनाया, किस मंथ में बनाया, और इस साल आपका प्लान कैसा था? जी, आई गेट तो मैंने गेट 2022 के बाद ही ज्वाइन कर लिया था। तो तुरंत ही मैंने जितने भी सब्जेक्ट्स थे सारे कवर करने स्टार्ट कर दिए थे। पहले इजी सब्जेक्ट से स्टार्ट किए, CDS डिजिटल जो पहले थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ था, देन धीरे धीरे सब्जेक्ट्स बढ़ाता गया। तो गेट 2023 के पहले मेरे एक सब्जेक्ट छोड़ के बाकी सारे सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट थे, आई गेट से ही कंप्लीट किए थे। और उसके अलावा फिर मेरे को मतलब आई गेट से एक बार लेक्चर देख लेता था तो मेरे को रेफरेंस मटेरियल देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो वो तो गेट 2023 के पहले ही कंप्लीट कर लिया था। देन गेट 2023 के बाद मैंने वापस से लेक्चर स्टार्ट किए सर के। पहले तो वो एक सब्जेक्ट जो छूटा हुआ था मेरा कंपाइलर, वो कंप्लीट किया। उसके बाद ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स थे, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट्स थे, जिनमें लगता था कि थोड़ा और मेरे को क्लैरिटी चाहिए, थोड़ा और कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा। तो वो टॉपिक्स मैंने चुन चुन के लेक्चर्स देखने स्टार्ट किए, बेसिक से एडवांस तक उस टॉपिक को कवर किया। तो ऐसे जितने भी टॉपिक्स थे वो मैंने पहले कवर करते गया। देन सर हमेशा बोलते आए थे कि PYQs को हमेशा सॉल्व करो, क्योंकि PYQs ही तुमको आइडिया देते कि गेट के क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो मैंने तुरंत ही जैसे ही पूरा टॉपिक्स कंप्लीट हुआ, मैं रिवाइज़ करता था टॉपिक्स एंड PYQ सॉल्व करता था, रिवाइज़ करता था, PYQ सॉल्व करता था। तो सारे PYQs मैंने सॉल्व कर लिए थे, 1990 से लेके अभी तक के सारे PYQ सॉल्व कर लिए थे। तो वो उसने बहुत ज़्यादा हेल्प की PYQ। कितनी बार बनाए आप? जैसे सब लोग बोलते हैं 3 बार बनाना चाहिए, आपने कितनी बार बनाया PYQ? जी, PYQs तो मैंने सारे सब्जेक्ट्स के एटलीस्ट 2 बार बनाए थे। कुछ सब्जेक्ट्स का तीसरा बार भी मैंने जल्दी बना लिया था। तो होता ये है कि हम लोग पढ़ तो लेते हैं, कॉन्सेप्ट बन जाते हैं, बट जब तक आप उसको प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे, PYQ सॉल्व नहीं करेंगे, उन कॉन्सेप्ट्स का इम्प्लीमेंटेशन पता नहीं चलता है।
तो इसलिए PYQs बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, मेरे को ये फील। तो आपने जो इस साल है कि जैसे आपने टेस्ट भी लिखे होंगे, बहुत सारे टेस्ट दिए होंगे आपने, कितने नंबर ऑफ टेस्ट लिख डाले आपने, कितने मॉक डे डाले आपने? सबसे पहले तो मैंने टॉपिक वाइज मॉक से स्टार्ट किया था, फुल लेंथ पे डायरेक्ट जंप नहीं किया। तो जैसे जैसे PYQs बनाता जाता था टॉपिक्स के, तो वैसे ही मैं तुरंत टॉपिक वाइज टेस्ट अटैम्प्ट करता था। तो स्टार्टिंग में तो मेरे कुछ टेस्ट में 25 में से, टॉपिक वाइज टेस्ट में 25 में से 6 मार्क्स 7 मार्क्स ये भी आए हैं। तो ऐसे मार्क्स भी मैंने देखे। डिप्रेशन नहीं होता था यार, इतने कम मार्क्स आ रहे, इतने साल से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, लगभग 2 साल होने वाला है, और मैं आप जैसे आपने 6 में दिया था, 3 साल का हो गया और 6 नंबर आ रहा है, तो डिप्रेशन नहीं होता था यार, क्या चल रहा है जीवन में? जी सर, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता था। मतलब मैं शाम को एनालाइज करता था टेस्ट, उसके बाद उस मतलब शाम से रात तक वो मन में वही थॉट चलते रहता था कि अगर ऐसे मार्क्स आ रहे हैं तो मैं कैसे परफॉर्म करूँगा। बट कैसे इम्प्रूव करते थे फिर आप? जी, तो बेसिकली हम लोग ग्रुप में स्टडी करते थे, तो उस चीज़ से थोड़ा डिमोटिवेशन कम हो जाता था। और जब भी ये डिमोटिवेशन वाला थॉट आता था ना, तो मैं बस एक चीज़ इमेजिन करता था कि अगर आज छोड़ा तो हमेशा के लिए रिग्रेट रह जाएगा, बट आज अगर डिमोटिवेट होने के बाद भी लगा रहा और अगर कर दिखाया तो पेरेंट्स कैसा फील करेंगे, टीचर्स कैसा फील करेंगे मेरे। तो बस वो थॉट लाता था दिमाग में और लग जाता था। बस डीमोटिवेशन सबको आएगा, मैं मानता हूँ कि मुझे भी आया था, सभी को आएगा, बट उस डीमोटिवेशन के कारण अपनी प्रिपरेशन को अफेक्ट ना होने देना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो मैं करता था। अच्छा, तो जब आप वो 3 घंटे की जर्नी के बारे में बताइए, जब आप एग्ज़ाम में गए। जी। अच्छा, एक चीज़ और इससे पहले पूछना चाहूँगा मैं कि जो आप टेस्ट देते थे, मिनिमम मार्क्स कितने आए आपके मॉक में और मैक्सिमम मार्क्स कितने आए आपके? जी, तो टॉपिक वाइज टेस्ट मैंने पूरे दिए थे, करीब 60-70 टॉपिक वाइज टेस्ट दिए थे। उसके बाद सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दिए थे। तो धीरे धीरे टॉपिक वाइज टेस्ट इंप्रूव होते गए थे। 6 आया, 7 आया, 15 आया, 17 आया, 18 आया, 20 आया, ऐसे इंप्रूव होते गए थे। देन मैंने सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी पूरे दिए थे, मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट। तो उसमें भी उतने अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, 60 के आसपास ही आते थे, पर मैं उसको सीरियसली नहीं लेता था। मेरा ये मानना है कि टेस्ट देने से ज़्यादा ज़रूरी, उसमें मार्क्स लाने से ज़्यादा ज़रूरी टेस्ट को एनालाइज करना है। जितना देर, मान लीजिए 1 घंटे का टेस्ट होता था सब्जेक्ट वाइज, तो मैं 1 घंटा उसको एनालाइज करने में देता था। जो क्वेश्चन सही हो रहे हैं उन्हें भी एनालाइज करता था, जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उन्हें भी एनालाइज करता था। तो उसने बहुत ज़्यादा हेल्प किया मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने में। फिर जब फुल लेंथ टेस्ट की बारी आई, तो फुल लेंथ टेस्ट मैंने जैन में स्टार्ट किया था। थोड़ा लेट हो गया था, मैं मानता हूँ, उस टाइम भी मेरे को फील हो रहा था कि इतना लेट नहीं होना चाहिए था, बट जनवरी से मैंने फुल लेंथ स्टार्ट किया था। फुल लेंथ टेस्ट में मेरे फर्स्ट टेस्ट में 59 मार्क्स आए थे। देन 20 में थोड़ा मार्क्स गिरा था, 55 तक मैंने मार्क्स देखे हैं टेस्ट में, फुल लेंथ टेस्ट। हाईएस्ट कितना आया था आपका? देन धीरे धीरे इम्प्रूव होता गया, 74 आया, 79 आया। जो मैंने सबसे लास्ट टेस्ट दिया था वो गेट के एग्ज़ाम के 3 दिन पहले दिया था, 7 तारीख को, तो उसमें मेरे 86.33 मार्क्स आए थे। तो वो मेरा हाईएस्ट मार्क था किसी भी टेस्ट में। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट देखो बच्चों, यहाँ पे क्या सीखने को मिल रहा है कि आपको सही टाइम में आपको सिलेबस कवर करना है। सिलेबस कब तक आपने पूरा कंप्लीट कर दिया था? सिलेबस तो मेरा गेट 2023 के पहले ऑलमोस्ट कवर ही था, बट जो बचा हुआ था उसको मैंने अगस्त तक पूरा कंप्लीट कर लिया था। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया रिवीजन करने के लिए, बहुत ज़्यादा टाइम आपको मिल जाएगा टेस्ट देने के लिए और PIQ बनाने के लिए। और सबसे अच्छी बात इन्होंने क्या बोली कि नंबर कम आने से डरने की ज़रूरत है। ये चीज़ मैं भी समझाता हूँ बच्चों, भाई नंबर कम आ रहा मत डरो, 6 नंबर मत डरो, 10 नंबर मत डरो, एनालाइज करो। जितना ज़्यादा एनालाइज करेंगे, जितना ज़्यादा आप सीखेंगे, आपका नॉलेज इंप्रूव होगा। मैक्सिमम बच्चे इसे लैग कर जाते हैं, फेल हो जाते हैं गेट के अंदर या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर में, क्योंकि जब वो टेस्ट लिखते हैं तो नंबर कम आने से छोड़ देते हैं, बोलते हैं यार नहीं हो पाएगा, मेरे से नहीं बनेगा। और इसमें रूल एक ही है कि आप लगे रहो लास्ट तक, नंबर कुछ भी आए, धीरे धीरे नंबर इम्प्रूव होगा, इमीडिएटली नंबर इम्प्रूव नहीं हो जाएगा। तो फिर आपको ये कॉन्फिडेंस आ गया कि भैया आप तो बस फोड़ने वाला हो गए। जी, वो तो था, पर मैंने टेस्ट सीरीज के मार्क्स को कभी सीरियसली लिया नहीं था। मेरा 55 भी आया था तो मैंने उसको सीरियसली नहीं लिया था, उसको भी सेम वे में एनालाइज किया था। मेरा 86 भी आया था तो उसको भी मैंने सेम वे में लिया था, ज़्यादा हाइपर नहीं हुआ था कि मेरा 86 आ रहा है। जैसे नंबर्स को आप देख रहे थे, कभी कभी हमारे दिमाग में आता है या मैं ड्रॉपर हूँ, ड्रॉप आउट हूँ, पता नहीं आगे क्या होगा, कुछ बैकअप प्लान बना लेता हूँ। तो क्या आपने भी कुछ बैकअप प्लान बनाया था?
नहीं, बैकअप प्लान तो मैंने कुछ नहीं बनाया था। मैंने पूरा फोकस सितंबर तक, मैं कुछ प्रोजेक्ट कर रहा था, फुल स्टैक के प्रोजेक्ट्स कर रहा था सितंबर तक, बट सितंबर के बाद मैंने सब कुछ छोड़ दिया था। सिर्फ गेट पे फोकस किया था कि अगर मेरा प्रोसेस सही है, अगर मैं सही अपना मेहनत दे रहा हूँ कंसिस्टेंटली, तो रिज़ल्ट तो आएगा ही। तो मैं रिज़ल्ट का टेंशन नहीं लेता था। हाँ, कभी कभी थॉट आ जाता था कि नहीं हुआ तो क्या होगा, बट मैं उसको ज़्यादा अपने ऊपर हावी नहीं होने देता था। उस थॉट को, उस चीज़ को मैं पॉजिटिव वे में अपनी मेहनत में ज़्यादा फोकस करता था। तो 3 घंटे की जर्नी फिर कैसी रही आपकी? जब आपने टेस्ट ओपन हुआ, माइंड में क्या चल रहा था और कैसे उसको आपने कंट्रोल करते हुए चीज़ों को आगे बढ़ाया आपने? तो सबसे पहले तो मैं अपनी स्ट्रेटजी बताता हूँ कि मैंने टेस्ट सीरीज़ कैसे देने स्टार्ट किए थे। टेस्ट सीरीज़ में मैं 2 लूप्स, मतलब 2 इटरेशंस बोल सकते हैं, वो करता था कि पहला इटरेशन ऐसा होता था जो क्वेश्चंस इजीली बन रहे हैं, जो जल्दी जल्दी बन जा रहे हैं, वो बनाते जाता था। एंड देन एक बार जब लास्ट क्वेश्चन मिल गया, उसके बाद वापस सिर्फ स्टार्टिंग से स्टार्ट करता था, और जो क्वेश्चंस मैंने छोड़े हुए थे, जिनमें डाउट था या जो हार्ड क्वेश्चंस थे, उनको बनाता था। तो ऐसे 2 लूप हर फुल लेंथ टेस्ट मैंने ऐसे ही दिया था। देन एग्ज़ाम वाले दिन मतलब मेरा ये प्लान था कि अच्छे से नींद कंप्लीट करनी है, पूरा फोकस्ड रहना है, पर वो हो नहीं पाया था। होता है वो थोड़ा बहुत एग्ज़ाम का स्ट्रेस वगैरह के कारण। तो उस दिन वो प्लान मेरा थोड़ा क्या बोले कि इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था। टाइम मैनेजमेंट की गड़बड़ मेरे से हो गई थी। तो स्टार्टिंग से मैंने क्वेश्चंस बनाने स्टार्ट किए, तो कुछ क्वेश्चंस में मैं ज़्यादा टाइम दे चुका था, तो उसके कारण थोड़ा टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ हो गया था। बट धीरे धीरे मैंने कवर करना स्टार्ट किया, और लास्ट तक मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस एक बार देख लिए थे। तो जो मेरा सेकेंड लूप वाला स्ट्रेटजी रहता था टेस्ट सीरीज़ में, तो उसके लिए मेरे पास कम टाइम बचा था, बट मैंने फिर भी जितना टाइम बचा था उसमें एक सेकेंड इटरेशन देखा कि कौन कौन से क्वेश्चन छूट रहे हैं, उनको मैंने बनाता गया। तो मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि उन 3 घंटे का में जो मेरा टाइम मैनेजमेंट का इशू हुआ था, उसने इतना ज़्यादा मेरे को अफेक्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने फुल लेंथ टेस्ट इतने अच्छे से दे के रखे थे, प्रैक्टिस PYQs की इतनी अच्छी करके रखी थी कि उस गड़बड़ को मेरे पीछे की प्रिपरेशन में कवर कर लिया। तो अगर आपका वो प्रिपरेशन अच्छे से किया हुआ है, तो कभी कभी लक भी आपका साथ देता है, और लक भी तभी साथ देगा जब आपने पीछे मेहनत की हुई है। तो मेरे को वही। तो 3 घंटे में सारे क्वेश्चन आपसे बनते गए फटाफट? कहीं भी बीच में ऐसा रुकावट आई हो? नहीं, रुकावट तो आई थी। मतलब ये लोग मानेंगे नहीं, बट मैंने एक क्वेश्चन में ऑलमोस्ट 15 मिनट दिया। सिर्फ एक क्वेश्चन में 2 मार्क्स का क्वेश्चन था वो। तो वो इस एक क्वेश्चन में, वो भी ऑलमोस्ट 10th नंबर का क्वेश्चन था, तो उस क्वेश्चन में मैंने 15 मिनट वेस्ट किए थे। एंड सरप्राइज कि वो क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था। तो ये होगा क्योंकि एग्ज़ाम है, तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, बट मैं मानूंगा कि ये मेरी गलती थी कि उसमें इतना टाइम वेस्ट नहीं करना था। जो भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनको ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ देना है लिटरली। आप 1 मिनट दीजिए, 2 मिनट दीजिए, नहीं बन रहा है तो उसको छोड़ दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे कैरी ऑन कीजिए। लास्ट में अगर आपके पास टाइम बचता है तो उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, फिर से उसको उस पर अटैक करिए आप। जी। तो फिर जब आप एग्ज़ाम दे के निकले तो आपको लग गया था कि अच्छा होने वाला है? नहीं, उस दिन तो मतलब नींद भी कंप्लीट नहीं हुई थी मेरी, प्लस थोड़ा कुछ स्ट्रेटजी उस टाइप से नहीं हो पाया था, टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ हुई थी। तो उस दिन तो मैं थोड़ा सा डाउट में था। मतलब आने के बाद कुछ क्वेश्चंस को देखा भी था, तो वो कुछ कोचिंग वाले अपना वो चला रहे थे यूट्यूब पे, तो उसमें देखा तो और डीमोटिवेशन थोड़ा सा आ गया था कि मतलब कुछ ही क्वेश्चन देखे थे, 5-6 क्वेश्चन देखे थे, उसमें कुछ आपको लगा गलत हो गया। तो मैंने फिर उसके बाद तो फिर क्वेश्चन आपको बाद में क्या लगा, सही मिला या गलत मिला जो देखे थे आप? सही था, वो क्वेश्चन सही निकले मेरे। देखो बच्चों, ये सच्चाई है, पता है। जो बहुत सारे बच्चे ना कोचिंग के चक्कर में फंसते, तो ठीक है कोचिंग मैसे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा उसके बारे में, लेकिन सावधान रहिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऑनलाइन के अंदर में ना फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा है। दिखावा अलग है, और जब अंदर आप पैसे दे के घुसेंगे तो अलग चीज़ें निकलेंगी। तो आप तब तक लोगों पे विश्वास मत करिए जब तक आप उनका पूरा रिकॉर्ड छान न लीजिए कि क्या है कैसे है। दिखावे मत जाइए कि ये लाइव ले रहे हैं, यहाँ पे ये सोल्यूशन बता रहे हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं जैसा उन्होंने बताया कि 5 क्वेश्चन मैंने ऑनलाइन में देखा, गलत हो गया, मैं फ्रस्ट्रेट हो गया।
लेकिन बाद वो क्वेश्चन हमारे क्या हो गए, सही निकले ना। इसलिए बिल्कुल मैं तो देखता हूँ यार, ये बहुत मतलब बेवकूफ़ बनाते हैं बहुत से लोग, ठीक है। स्टूडेंट से क्वेश्चन सॉल्व करा के आके बोलते हैं, कोई क्वेश्चन ने गलत कोई सोल्यूशन दिया तो भी बोर्ड में आके गलत सोल्यूशन बता रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपको कोचिंग वाले बताते ही नहीं है, ठीक है। इसलिए शांत रहिए, मन को जितना शांत रखेगा उतना बड़ा आपको सक्सेस मिलेगा, और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ज़्यादा रखिए और सही चीज़ों को ढूंढिए, सही टीचर ढूंढिए, सही चीज़ें ढूंढेंगे तभी आप फ्यूचर में रास्ता थोड़ा सा आपका इजी हो पाएगा। भिलाई और रायपुर में तो एकदम इन्वायरमेंट है, आई गेट का इन्वायरमेंट है। इनके सीनियर्स भी पहले हमारे पास पढ़े थे, वो लोग भी आईटी बॉम्बे गए, आईटी गुवाहाटी गए, तो उनको भी अच्छा सक्सेस मिला, सबकी जॉब अच्छी लगी। जितने भी लोग आए हमारे पास में, तुम्हारी एक सीनियर और थी, सब लोग अच्छी जगह पे गए जीसी के, जितने लोग मेरे पास आए पढ़ने के लिए। और जो थोड़ा सा इधर उधर भटक गए, इधर उधर चले गए, शायद वो लैग कर गए कहीं ना कहीं। तो कोर्स पे भरोसा करिए यदि हमारे पास आ रहे हैं आप, और मुझे भरोसा रखिए क्योंकि अब इतने सालों से ही हैं और मुझे मालूम है कि क्या सही है क्या गलत है, और कभी भी हम गलत एडवाइस नहीं करते हैं। भले बच्चा एडमिशन ले ना ले, उसको मैटर ही नहीं करता मेरे लिए, ठीक है। बस मुझे लगता है कि हमारे पास आ रहे हैं तो धैर्य के साथ आइए और 100% आपको सक्सेस मिलेगा। तो अपने जो जूनियर्स हैं जीसी के, तो मैंने सुना कि आप वहाँ पर देखा ऐसे सोशल मीडिया पे ऐसे मतलब देखा कि बारह तूफान मचा हुआ है, मतलब लोग एक्साइटेड बहुत ज़्यादा, आपके जूनियर्स हैं, हर जगह पोस्ट कर रहे हैं आपके बारे में, आयुषी के बारे में, ठीक है। तो आप लोग को वहाँ पे कोडिंग का एनवायरनमेंट मुझे लगा कि कुछ ज़्यादा अच्छा है, तो शायद आप फाउंडर है वहाँ के कोडिंग का, कुछ ऐसा क्या उसके बारे में थोड़ा सा बताइए आप। जी, तो हम लोग जब लॉकडाउन के पीरियड में थे तो उस टाइम ऐसा हो गया था कि बिल्कुल ही अनिल हो गया था, मतलब किसी से मिलना नहीं हो पा रहा था, कोई भी इंटरेक्शन नहीं हो रही थी। तो तब हम लोग को एक फ़ील हुआ कि एक ऐसी कम्युनिटी चाहिए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे एलुमनाइज जुड़ सके, जहाँ पे लोगों को एक एनवायरनमेंट मिले कि वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो गए, कोडिंग हो गया, और भी जॉब प्लेसमेंट्स हो गए, इन सब के बारे में इंटरेक्ट कर सके एक दूसरे से और जान सके लोगों से, क्योंकि अल्टीमेटली एक्सपीरियंस लोगों से सीखना बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो हमने वो सोच के कोडसेप कॉलेज चैप्टर करके एक स्टार्ट किया था, जो कि सिर्फ कोडिंग के लिए था, बट बाद में जाके हमने उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया था एक क्लब, दैट इज़ कोड फॉर कम्युनिटी। तो हमने वो एक क्लब बनाया था। तो उसके पीछे हमारा मोटिव यही था कि जीसी रायपुर में एक एनवायरनमेंट बनाना है ताकि लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो गए, कोडिंग हो गया, इसके प्रति जागरूक हो सके, इनमें इंटरेस्ट लें। तो हमने उसी मोटिव के साथ स्टार्ट किया था, और अब मैं बोलूँगा कि धीरे धीरे वो एनवायरनमेंट बन रहा है जीसी में, और लोग रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। जितने भी हमारे बैचमेट हो गए, सीनियर्स हो गए, जूनियर्स हो गए, तो धीरे धीरे रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जैसे आई गेट का भी एलुमनाई नेटवर्क है, तो वैसे ही एलुमनाई नेटवर्क बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, कम्युनिटी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो बस वही क्लब हमने स्टार्ट किया था। ओके, तो एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि सही गाइडेंस कौन दे सकता है? सही गाइडेंस आपको एलुमनी दे सकता है। एलुमनी कभी भी झूठ नहीं बोलता है कि उसको कोई लालच नहीं रहता है कि मुझे यहाँ पे कोई कमीशन मिल रहा है, तो प्रॉपर गाइड करता है। तो जितना ज़्यादा हो सके आप अपने एलुमनी से कनेक्ट होइए, उनसे बातचीत करिए, उनसे गाइडेंस लीजिए, अपना भी दिमाग लगाइए, लेकिन एडवाइस लेने में, बातचीत करने में कोई बुराई नहीं है। क्योंकि मैंने देखा यार कि आपका जो सीनियर होता है ना, वो अपने कॉलेज के प्रति बहुत ज़्यादा, मतलब उसको कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है। स्कूल के लिए हमारे एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है, हमारे स्कूल से बच्चा है, हमारे कॉलेज का बच्चा है, वो लोग प्रॉपर्ली गाइड करते हैं। बिल्कुल पे आप भरोसा कर सकते हैं, आँख बंद करके भरोसा करिए आप उन लोगों पे और कनेक्ट होइए। जितना ज़्यादा कनेक्ट होगा उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। तो जीसी के बच्चे आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और भी सारे इंडिया के भी सारे बच्चे आपके जूनियर्स हैं, वो लोग भी आपको सुन रहे हैं। उनको क्या एडवाइस आप देना चाहें, कैसे अपनी जर्नी को स्टार्ट करें और इस रैंक तक फाइनल ईयर के अंदर में लेके आएँ? क्योंकि बच्चों का पूछना रहता है सर कॉलेज के साथ कैसे मैनेज करें हम। जी, तो सबसे पहले तो ओवरऑल बताता हूँ, आप गेट कर रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं या कोई भी चीज़ कर रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि आप भले ही 12 घंटे 15 घंटे मत दीजिए एक दिन में, बट उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कंसिस्टेंट रहना। किसी भी चीज़ में, जिस भी चीज़ फील्ड में आप हैं, तो उस चीज़ में कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप कंसिस्टेंट रहते हैं तो वो भले ही धीरे धीरे प्रोग्रेस होगा, बट वो प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बेस आपका बनता जाता है। और पर्टिकुलरली गेट की बात करूं तो मेरा तो सिंपल फार्मूला है कि बच्चे कभी कभी होता है कि ज़्यादा कुछ करने का सोचने लग जाते हैं कि क्या क्या करना पड़ेगा, मतलब इधर से पढ़ लेता हूँ, यहाँ से ज़्यादा रेफरेंस ले लेता हूँ, लेक्चर्स तो हो गए हैं और एक आध डिटेल लेक्चर देख लेता हूँ। तो मेरा ये मानना है कि
इन सब से ना आपका एनर्जी वेस्ट होता है, एनर्जी उस जगह नहीं लग पाती है जहाँ आपको देनी चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि बहुत बेसिक सा आप प्रोसेस फॉलो करें, अपने प्रोसेस से स्टिक करें, प्रोसेस को अपना सिंपल रखें बट उसमें अपना पूरा 100% देना है। मेरे लेक्चर्स जो भी कोचिंग है, आप आई गेट से हैं तो आई गेट की जितने भी लेक्चर्स हैं उनको कंप्लीट करिए। आपको एक बार में समझ नहीं आ रहा है उसको डिमोटिवेशन की तरह नहीं लेना है, उसको रिवीजन करना है, दूसरी बार दो, तीसरी बार दो। मैंने भी कई लेक्चर्स ऐसे थे कि मेरे को एक बार में लगता था कि और एक बार करने की ज़रूरत है, तो मैंने उसको डबल रिवाइज़ किया, ट्रिपल रिवाइज़ किया, तो तब जाके वो मेरे दिमाग में इतने अच्छे से बैठ गया कि कभी डाउट रहा ही नहीं, मेरे को दूसरे रेफरेंस की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अपना प्रोसेस बेसिक रखें, सर के लेक्चर्स फॉलो करें। उसके बाद पीवाईक्यूज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस वहीं से होती है। कॉन्सेप्ट्स दिमाग में बैठ तो जाएंगे बट उनका इम्प्लीमेंटेशन पीवाईक्यूज़ से ही समझ आता है। देन मॉक टेस्ट तो मतलब इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। मॉक टेस्ट भी आप वाइजली चूज़ करिए। बहुत सारे ऐसे टेस्ट सीरीज़ हैं जो मतलब उस लेवल के नहीं हैं, गेट लेवल के नहीं हैं, उनको लेके आपका और कॉन्सेप्ट्स हिल जाएगा। तो टेस्ट सीरीज़ वाइजली चूज़ करिए और टेस्ट सीरीज़ देने के बाद उसको एनालाइज़ करिए, मतलब जितना ज़्यादा हो सकता है उतना एनालाइज़ करिए। लास्ट में अगर आपके पास टाइम बच रहा है इन केस अगले लास्ट के 1 महीने में, तो उन टेस्ट के जो कॉन्सेप्ट से इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से उनको अच्छे से एक बार देख लीजिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट्स बनाइए। नोट्स आप एक तो लेक्चर्स फॉलो करते हुए बनाते ही होंगे, उसके साथ साथ रिवीजन नोट्स भी आप बनाते जाइए क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में ये होता है कि आप हर चीज़ इतना डिटेल में रिवाइज़ नहीं कर पाते हैं। तो मैंने रिवीजन नोट्स बना के रखे थे, तो करीब उस कॉपी को मैंने 10 बार रिवाइज़ किया होगा। तो ऐसे नोट्स बनाइए कि उनको बहुत जल्दी आप रिवाइज़ कर सके, आपके दिमाग में वो उसको पढ़ने के बाद तुरंत ही सारा कॉन्सेप्ट आ जाए। साथ ही साथ अपने प्रोसेस को एकदम बेसिक रखिए, ज़्यादा टेंस होने की ज़रूरत नहीं है, डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। ये सब मतलब स्ट्रगल तो पार्ट एंड पार्सल है लाइफ का, तो इसको बस साथ में एंजॉय करते चलिए। हेल्थ पे फोकस करिए, वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैं मानता हूँ कि मैंने थोड़ा उससे ध्यान भटका दिया, हेल्थ पे फोकस नहीं कर पाया। तो हेल्थ ज़रूरी है, जब आपका हेल्थ होगा तभी आप फोकस रह पाएंगे। तो उस पर फोकस रहिए, साथ साथ चलाते रहिए उसको भी। एंड बस चिल रहना है, ज़्यादा टेंस नहीं होना है, बाकी तो हो जाएगा। और आप लोग भी यदि आप कहीं पे भी है, कहीं किसी भी इंडिया के किसी भी कोने के हैं, आप कभी भी योगेश से कनेक्ट हो सकते हैं। हमारा भी व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा, आप गूगल में टाइप कर सकते हैं गेट भिलाई, और आप मुझसे भी कनेक्ट हो सकते हैं। मैं इनका नंबर आपको प्रोवाइड कर दूँगा, आप डायरेक्टली इससे कनेक्ट हो सकते हैं। हमेशा आपको गाइड करते रहेंगे, मोटिवेट करते रहेंगे, क्योंकि 6 रैंक लाना बड़ी बात है, बड़ा अचीवमेंट है। और अभी तक इन्होंने तो जीसी के अंदर में हम देखें तो सबसे अच्छी रैंक है अभी तक की। और इसलिए इनको देख के और भी लोग मोटिवेट होंगे और प्रॉपर वे में आगे बढ़ेंगे, उनको भी सक्सेस 101% मिलेगा। तो योगेश, बहुत सारे बच्चों का एक डाउट और रहता है कि जैसे बहुत सारे कोचिंग वाले एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं कि यार हमारे 10 टीचर मिलके पढ़ाते हैं और सिद्धार्थ सर वहाँ अकेले हैं या 2-3 लोग हैं। तो आप लोग को कभी ऐसा फील हुआ यार यहाँ पे और टीचर की ज़रूरत है कि सिद्धार्थ सर अकेले ही पूरा पढ़ा रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा है? नहीं सर, ये तो कभी फील नहीं हुआ क्योंकि सर जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं वो इतने क्लैरिटी से पढ़ाते हैं, इतना बेसिक से एडवांस तक लेके जाते हैं, और वो ट्रूली कमेंडेबल जॉब है कि 10 सब्जेक्ट सर अकेले इस कोचिंग में पढ़ाते हैं। अगर बड़ी बड़ी कोचिंग्स में भी देखें आप तो 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा कोई भी टीचर नहीं पढ़ा पाता है, वहाँ भी हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर होते हैं। तो सर हर सब्जेक्ट में किसी भी सब्जेक्ट में ऐसा नहीं लगता कि यहाँ लैग कर रहा है, यहाँ कोई कमी है, मतलब एकदम क्लियर रहता है, कोई भी डाउट नहीं रह पाता है उस लेक्चर्स को देखने के बाद। तो सिद्धार्थ सर तो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, इनकी मेहनत ही है जो इतने अच्छे रैंक प्रोड्यूस कर रहे हैं आई गेट के बच्चे। तो कुछ बच्चे ऐसा बोलते हैं कि सर बहुत ज़्यादा पढ़ाते हैं, बहुत ज़्यादा नोट्स लिखवा देते हैं, बहुत प्रैक्टिस करवा देते हैं, इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं।
नहीं, ये तो सबको लगता है, मतलब उस टाइम आपको लगेगा, बट ये चीज़ आपको बाद में रियलाइज़ होगी कि नहीं यार, अगर वो नहीं होता तो मेरा इतना अच्छे से कॉन्सेप्ट बन नहीं पाता। क्योंकि हमको ऊपर ऊपर से लगता है कि इतना सब क्यों पढूं, मैं तो कम पढ़ के कर लूँगा, बट जब तक आप उसको बेसिक से एडवांस तक उसको प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे, उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तब तक वो कॉन्सेप्ट्स सही से फिट नहीं होंगे दिमाग में। एक बार आप सर के लेक्चर्स देखेंगे, एक बार उनके प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि उसके बाद चीज़ों को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो दिमाग में बैठ जाते हैं, वो ऑटोमेटिकली फिट हो जाते हैं। तो जैसे ही क्वेश्चन आए आपको वो तुरंत ही क्लिक कर जाता है। तो उस चीज़ के लिए डिटेल स्टडी, नोट्स बनवाना, ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक चीज़ कहना चाहूँगा कि कुछ कोचिंग्स में क्या होता है कि आपको पढ़ा तो देंगे, बट नोट्स आप खुद से बनाइए। मतलब आपको खुद ही सोचना पड़ेगा कैसे नोट्स बनाना है, किस तरीके से फ्रेम करना है। बट सिद्धार्थ सर के क्लासेस में ऐसा होता है कि वो प्रॉपर नोट्स भी साथ ही साथ करवाते जाते हैं, तो आपको वो प्रॉब्लम नहीं होती कि नोट्स कैसे बनाना है, कैसे चीज़ों को मैनेज करना है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं जाती। मैंने लिटरली सर के लेक्चर्स के ही नोट्स बनाए थे सिर्फ, और कहीं से एक्स्ट्रा नोट्स नहीं बनाया था, तो उतने में मेरा बहुत अच्छे से नहीं आप और आप हर साल का रिजल्ट देख लीजिए। यहाँ पे लोग यहाँ पे आप भिलाई आके देखेंगे कि अलग ही माहौल रहता है गेट का, इसलिए बच्चे यहाँ पे आते हैं पढ़ने के लिए और इन्जॉय करते हैं। और अभी इस साल भी आप हर कॉलेज में, आप चाहे मैं यहाँ छत्तीसगढ़ की बात करूँ, चाहे वो BIT हो, चाहे शंकरा हो, चाहे वो GC हो, आप फाइंड आउट कर लीजिए जितने लोग सक्सेस हो गए मैक्सिमम आई गेट के बच्चे होंगे। जो इधर उधर गए ऑनलाइन के चक्कर में फंसे, कहीं ना कहीं लैक होता है, मैं बिल्कुल खुलेआम बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं लैक हो रहे होंगे। इतना अच्छा रिजल्ट और कहीं से आ ही नहीं सकता। और जो मैं पढ़ाता हूँ बेटा, मिनिमम में उतना पढ़ना ही पड़ेगा। दो चीज़ें, या तो टीचर सब कुछ पढ़ा दे तो आपकी जर्नी थोड़ी सी ईजी हो जाएगी, या तो मैं कम पढ़ा दूँ तो तुमको मेहनत करना पड़ेगा, तो फिर मेहनत उतना ही करना है। ऐसा नहीं बोल सकते शॉर्ट में पढ़ के हम टॉप कर जाएंगे। वो कुछ ही बच्चे हो सकते हैं जिनका बेस वगैरह बहुत अच्छा हो, जो अच्छे कॉलेज, कोई NIT का बच्चा है, कोई IIIT का बच्चा हो सकता है, वो उसका मैथ्स वगैरह काफ़ी अच्छा है तो वो कर सकता है। लेकिन आप 3 टायर कॉलेज में है, बेस उतना अच्छा नहीं है, तो आपको बिल्कुल एक सिस्टमेटिक क्लास चाहिए, और सिस्टमेटिक क्लास हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो योगेश बहुत अच्छा आपने गाइडेंस किया बच्चों को, हर चीज़ कोडिंग से लेकर यहाँ तक। अब कोडिंग में हम मना नहीं करते, यदि आप में कैपेसिटी है और आप कोडिंग के साथ में गेट मैनेज कर सकते हैं, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि जो आप पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं यूटिलाइज होता ही है। कोडिंग करें तो DS में आपको बेनिफिट होगा, सोचने का तरीका आपका चेंज होगा, एल्गोरिथम में होगा, C में होगा, तो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा मिलेगा। योगेश, ऐसी कोई बात जो मैं नहीं पूछ पा रहा हूँ आपसे, लेकिन आपको बोलने का मन है और अपने जूनियर्स को बताने का मन है, तो आप बता सकते हैं। एक चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा कि बहुत से लोग ऐसे डरा देते हैं कि आपको दिन रात पढ़ना पड़ेगा, हमेशा वो पढ़ाई में ही ध्यान देना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। मतलब मेरे हिसाब से अगर आप दिन भर में बाकी सारी चीज़ें कर रहे हैं, बट आप गेट के लिए टाइम निकाल पा रहे हैं, तो ठीक है, वो चलेगा। बट आपको ये इंश्योर करना है कि आप बाकी सारी चीज़ें करते हुए इस पे भी प्रॉपर टाइम दे रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए कि आप बाकी चीज़ों के लिए इसको छोड़ रहे हैं। तो उस चीज़ में कंसिस्टेंसी मैटर करती है कि आपको कुछ भी हो जाए, कैसा भी दिन रहे, कैसा भी सिचुएशन आए, तो आपको उस पर टाइम देना है, छोड़ना नहीं है। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि डीमोटिवेशन आएगा, बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन आएगा, बट उस डीमोटिवेशन के कारण लेक्चर्स या फिर प्रैक्टिस को अपनी स्किप नहीं करना है या फिर रोकना नहीं है। आपको लग रहा है कि थोड़ा स्ट्रेस हो रहा है, डीमोटिवेशन हो रहा है, तो आप अपने क्लासमेट से बात कीजिए, जो साथ में पढ़ रहे हैं उनसे बात कीजिए, सर हैं, टीचर्स हैं अपने, उनसे बात करिए। तो ऐसे लोगों से बात कीजिए जिससे पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट हो आपके अंदर, तो वो डीमोटिवेशन तुरंत ही चला जाता है। अगर ऐसा होता भी है तो थोड़ा ब्रेक लीजिए, आधा घंटा 1 घंटा ब्रेक लीजिए, खुद को चीयर अप करिए, एनर्जी के साथ पढ़िए, तो वो डीमोटिवेशन फिर इफ़ेक्ट नहीं करता है। साथ ही एक चीज़ और है कि अकेले आप पढ़ते हैं तो ऐसा हो जाता है कि कुछ चीज़ें
लेक्चर्स तो चलिए आप अकेले करेंगे, बट प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करते हैं, डिस्कशन अकेले करते हैं, तो ये हो जाता है कि कुछ चीज़ें आप ऑब्जर्व कर पाते हैं, कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। तो उसके लिए मेरा ये मानना है कि ग्रुप्स में स्टडी करना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं वो लोग तो डायरेक्टली एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं, और जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो लोग भी एक मतलब कॉल के ऊपर या फिर मिल के जैसा भी, तो उनको ग्रुप में प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्योंकि ये होता है कि कुछ लोग आधा चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, कुछ लोग हो सकते हैं कि कुछ और ऑब्जर्व करें, हो सकता है जो मैंने ऑब्जर्व नहीं किया वो कुछ और लोग ऑब्जर्व करें। तो जब वो हेल्दी डिस्कशन होता है तो वो ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो एक्सचेंज होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि ग्रुप्स में स्टडी करने की आदत डालिए। हाँ, यदि आपके पास ग्रुप है तो बिल्कुल करना चाहिए, और उससे रास्ता भी ईजी हो। आपके ग्रुप में कौन कौन था? जी, हमारे ग्रुप में जूनियर्स थे, मैं था और मेरे जीसी के ही 2 जूनियर्स थे। तो हम लोग साथ में ग्रुप में स्टडी करते थे। हम लोग PYQs सॉल्व करते थे, देन उन PYQs के ऊपर डिस्कशन रखते थे कि उसका क्या क्या कॉन्सेप्ट्स है, क्या क्या नए उसमें कॉन्सेप्ट बन सकते हैं। तो वो उसने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी मेरे को। वेरी गुड। तो जैसे बाई चांस किसी का ग्रुप नहीं बन पा रहा तो बेचारा क्या करे? तो फिर ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब ज़रूरी है, आप अकेले भी कर सकते हैं। अगर मैं मतलब ऐसा प्लस पॉइंट है, अगर आपके पास है तो हाँ, रास्ता इजी हो जाता है। इजी हो जाता है, बट नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं आप मतलब टाइम दीजिए उसको, प्रॉपर फोकस दीजिए, तो वो मैटर नहीं करता है। तो बच्चों देखिए, आपको योगेश ने बहुत अच्छे से गाइड किया है और आगे भी गाइड करते रहेंगे। और ये हमारा आपका फर्स्ट अभी इंटरव्यू वीडियो है, और भी वीडियोस इनके साथ मेरा आएगा जिसमें आपको और गाइड करते हुए इन फ्यूचर दिखेंगे ये। तो बच्चों बस कनेक्ट रहिए, लगे रहिए लास्ट तक, और आपका भी भला होगा। और योगेश, आपको बहुत बहुत बधाई के साथ पे ऑल द बेस्ट कि इस तरह के अचीवमेंट, इससे बड़े बड़े अचीवमेंट आप लाइफ में पाएँ और आगे बढ़ें, और आप हमारा नाम रोशन करें, अपने फैमिली का नाम रोशन करें। और ये हमारा रिश्ता तो पहले से था और ये और स्ट्रॉन्ग हो गया है, आगे और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा ये। ऑल द बेस्ट सभी को, आपको भी ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर।